नेपाल अगले कुछ ही दिनों में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आज पूरे नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां के लोगों का बस एक ही मांग है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इंडिया को जहां हिंदू राष्ट्र बनना था, तो नेपाल क्यों हिंदू राष्ट्र बनने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि 16 साल पहले जहां नेपाल के इसी जनता ने वहां के राजा का तख्तापलट किया था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक सेकुलर स्टेट बनाया था। एक्चुअली में नेपाल की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेपाल की शुरुआत हुई थी मोनार्की के साथ। फिर वहां डेमोक्रेसी आई, लेकिन आज नेपाल में कट्टर कॉम्युनिज्म का राज है। लेकिन वहां के जनता का कहना है, उनकी हालत तो इससे अच्छा राजा के शासन में ही था। काफी आयरनिंग बात है कि हर देश की जनता का सपना होता है कि उनके यहां प्रजातंत्र आए, जनता खुद अपनी सरकार को चुने। लेकिन नेपाल के लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि वहां हिंदू राजा का राज्य फिर से लाया जाए? दूसरी बात, नेपाल में ऐसा प्रोटेस्ट का टाइमिंग के बारे भी थोड़ा सोचा जाए तो दाल में कुछ काला वाली बात समझ में आता है। सबको पता है कि बीजेपी की वजह से इंडिया में हिंदुत्व का एक वेव चल रहा है, जहां कई बीजेपी नेता नेपाल को हिंदू राष्ट्र जी, आप बनाने कहते के हैं कि पक्ष हिंदू में राष्ट्र हैं। बनना चाहिए, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? किस तरीके से? कई अच्छा बीजेपी विचार है। नेताओं ने अपने हमारा भाषण में यह सनातन डिक्लेयर भी धर्म किया है। बीजेपी अपने एजेंडा भारत का हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय बनाने की धर्म है। शुरुआत नेपाल से करना चाहता है, नेपाल को एक एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया को दिखाने के लिए। इस पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल की हिस्ट्री को देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि नेपाल में अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया ने हमेशा से ही नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया ही है। चूंकि यह इंटरफेयर नेगेटिवली था या पॉजिटिवली, इसको समझने के लिए नेपाल के हिस्ट्री से ही हम लोगों को शुरुआत करनी होगी कि कैसे नेपाल शुरुआत से ही एक डिस्टर्ब नेशन रहा है। देखो, आज वहां की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 2008 से ही वहां डेमोक्रेसी है और करंट टाइम में 13 पॉलिटिकल पार्टीज है। इनमें से 10 कम्युनिस्ट है। देखो, इनमें से 3 मेजर पार्टी है। नेपाली कांग्रेस पार्टी एक सेंटेंस पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एक राइट विंग हिंदू पार्टी है और जनमत पार्टी एक कास्ट बेस आइडियोलॉजी पार्टी है। लेकिन आज नेपाल में इन 4 पार्टी की कोलेशन गवर्नमेंट है, जो सारे कम्युनिस्ट है, और यही वहां हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे का कारण भी है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं, तो तब वहां हिंदू डायनेस्टी का राज हुआ करता था। अंग्रेजी सरकार से पहले 1769 में नेपाल में शाह डायनेस्टी का राज हुआ करता था, जिसका राजा पृथ्वी नारायण शाह हुआ करता था। लेकिन 1816 में थर्ड एंग्लो वॉर में शाह रूलर्स की ऐतिहासिक हार हुई और इस हार के बाद नेपाल को सिक्किम, कुमाऊं और घाड़वाल, इन रीजन्स को ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा। साथ ही नेपाल के फॉरेन अफेयर्स के सारे डिसीजंस ब्रिटिशर्स के हाथ आ गया। हमने आज तक सुना है कि ब्रिटिशर्स ने नेपाल पे कभी राज नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण यह था कि जब वहां के शाह रूलर्स कमजोर पड़ गए, तब इसका फायदा उठाया उनके राज्य के पीएम जंग बहादुर राणा ने। उन्होंने नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। तब से नेपाल में राणा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। लेकिन इन राणा रूलर्स की सोच कुछ अलग थी। वो लोग पावर में बने रहने के लिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक डील तक साइन कर ली कि ब्रिटिशर्स उनके फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते थे और राजा खुद गोरखा आर्मी को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होने के लिए आर्मी सप्लाई करेगी। और ब्रिटिशर्स बड़ी जल्दी समझ गए कि गोरखा आर्मी उनके लिए बड़े काम की चीज है, क्योंकि 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, अफगान वॉर और दोनों वर्ल्ड वॉर्स में उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफी मदद की थी। चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स वर्ल्ड में डिफरेंट कॉलोनीज बिल्ड कर रहे थे और उसके लिए उन्हें गोरखा मसल्स की जरूरत थी, और ये गोरखा आर्मी उनके लिए परफेक्ट थे। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने नेपाल को कॉलोनी बनाने की बजाय राणा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1923 में उनके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया और नेपाल के संप्रभुत्ता को स्वीकार कर लिया। अब 1947 में भारत आजाद हुआ और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। इसी बीच 1948 में नेपाल का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें राणा रूलर्स ने खुद को नेपाल का सुप्रीम अथॉरिटी और पीएम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यह बहुत जल्द बदलने वाला था, क्योंकि इंडिया के भारत छोड़ो आंदोलन से नेपाल के 2 नेता केपी भट्टाराई और बीपी गोराइला काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्होंने अपने देश में नेपाली कांग्रेस की स्थापना की और राणा रूलर्स के अगेंस्ट में बड़े प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इस प्रोटेस्ट में जनता ने साथ आकर मांग किया कि नेपाल को राणा राज्य से मुक्त करो और यहां पे डेमोक्रेसी की स्थापना करो। इंटरेस्टली नेपाल में डेमोक्रेसी लाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था और यही वो दौर था जब
नेपाल में इंडिया के पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस एकदम से बढ़ गया था। इंडिया ने 1950 में ही नेपाल से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की और ये एक्सेप्ट किया कि दोनों देशों के बॉर्डर्स हमेशा ओपन रहेंगे। यहां तक क्लियर मेंशन किया कि दोनों देशों के नागरिक कहीं भी रह सकते हैं और लैंड तक फ्रीली ओन कर सकते हैं। और इसी फ्रेंडशिप के चलते इंडिया ने नेपाल में इंडियन आर्मी को तैनात कर दिया था। बात कुछ ऐसा भी है कि इंडिया के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेपाल की स्टेबिलिटी और वहां एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट का होना इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और अब भी है। नहीं तो चाइना जैसी कंट्री इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है